नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रियंका ज्ञान गंगा में। प्रिय दर्शकों, आज की हमारी कहानी है ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती। सास ससुर पर अत्याचार करने वाली बहू ने जब अपनी माँ को भिखारी जैसी हालत में देखा तो हैरान रह गई। प्रिय दर्शकों, इससे पहले कि हम कहानी को शुरू करें, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। हनुमान प्रसाद जी बरामदे में 2 घड़ी आराम से बैठे हुए थे कि उनकी बहू निशा तमतमाते हुए बोली, अरे ओ बूढ़े, कहाँ है तेरी बुढ़िया? बुला उसे, डाइनिंग टेबल साफ करना है। डाइनिंग टेबल कौन साफ करेगा? उसकी मरी हुई माँ। हद हो गई है कामचोरी की, जरा सा नजर हटा नहीं कि आराम करने लगते हैं सबके सब, बस थाली भर खाना चाहिए। निशा ने बाल्टी और पोछा उनके सामने रख कर कहा, बरामदा साफ कर दो और हाँ, चमकना चाहिए। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, मेरे दोबारा कहने से पहले यह सब काम हो जाना चाहिए। और हाँ, तुम्हारी वह बुढ़िया कहाँ है? उसे भी बुलाकर कह दो कि वह जल्दी से डाइनिंग टेबल साफ कर दे। सुशील के दोस्त खाने पर आने वाले हैं। यह कहकर उनकी बहू निशा कमरे में चली जाती है और हनुमान प्रसाद जी आंखों में आंसू लिए पोछे को उठाकर बरामदे को साफ करने लगते हैं। और उन्होंने बरामदे को साफ करके अपनी पत्नी कौशल्या जी को बुलाया और अपनी पत्नी को अपनी बहू द्वारा कही गई बातें बताई। कौशल्या जी जल्दी जल्दी भागे भागे जाती हैं और वे डाइनिंग टेबल साफ करने लगती हैं कि अरे अब तो बहुत लेट हो गया। बहू पता नहीं कब चिल्ला दे। मैं भी ना दवा खाकर सोने चली गई। अगर आराम नहीं की होती तो यह काम पूरा कर दी होती। अगर काम समय पर पूरा नहीं हुआ तो बहू मेरे साथ क्या व्यवहार करेगी, भगवान जाने। इसी डर के मारे कौशल्या जी जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगती हैं और अंदर से उनकी बहू निशा आती है और कहती है, अरे ओ बुढ़िया, अभी तक कहाँ थी? मर गई थी क्या? मैंने तुम्हें कब का कह दिया है कि डाइनिंग टेबल साफ हो जाना चाहिए, और यह क्या, तुम अभी साफ कर रही हो? और तेरे बुढ़े ने कुछ बताया नहीं? तुम लोगों को ज्यादा खा खा के ज्यादा चर्बी चढ़ गई है। तुम दोनों की यह चर्बी जल्द ही उतारनी पड़ेगी। इतनी बड़ी बात कहते हुए निशा रसोई घर में जाती है। डरी सहमी कौशल्या जी एक कोने में घबराकर खड़ी हैं। न जाने कब किस बात पर बहू का गुस्सा फूट पड़े। अब क्या था, दोनों दंपत्ति हनुमान प्रसाद जी और कौशल्या जी अपने सभी काम को पूरा करके एक कोने में बैठ जाते हैं। तभी उनका बेटा सुशील अपने दोस्तों को लेकर घर आता है। सभी दोस्त मिलकर धमा चौकड़ी मचाते हैं, दारू शराब पीते हैं। ऐसे आए दिन सुनील अपने दोस्तों को लेकर अपने घर आता और खाना खिलाने के नाम पर घर में ही बैठकर दारू पार्टी करता और उसकी पत्नी उसका फुल सपोर्ट करती। अपने पति को एक शब्द तक नहीं कहती। जब घर में ऐसी बहू और ऐसा बेटा हो तो माँ बाप के दिल पर क्या बीतेगी। रात तक दारू पार्टी चली। सभी दोस्त अपने घर जाते हैं और लड़खड़ाते हुए कदमों से सुशील और उसकी पत्नी निशा अपने कमरे में चले जाते हैं। पूरा घर, जो कि सुबह से कौशल्या जी और हनुमान प्रसाद जी ने अच्छे से सजा सवार कर झाड़ू पोछा लगाकर एक एक चीज को व्यवस्थित किया था, शाम तक सब तहस नहस हो जाता है। कोई सामान अपने जगह ढंग से नहीं रहता। कुर्सी कहीं और तो डाइनिंग टेबल गंदा, सोफे पर शराब की बोतलें, नमकीन इत्यादि पड़े हुए थे। और तो और पर्दे भी गंदे हो रखे थे। किसी दोस्त ने शराब पीकर पलटी कर दी थी और उसी पर्दे में मुंह को पोंछ लिया था। इतनी सारी बेहुदगी देखकर कौशल्या जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मन तो बहुत दुखी था, लेकिन कर भी क्या सकती थी। वे हमेशा अपने किस्मत को कोसा करती कि ऐसा दिन देखने से पहले भगवान हमें उठा क्यों नहीं लिया। ऐसे बच्चे को पैदा करने से तो अच्छा होता कि हम निसंतान रहते। दोनों दंपत्ति बहू और बेटों के डर से घर का आधा काम रात को ही खत्म करते हैं। घर को समेटते समेटते 1 बज गए थे। 1 बजने के बाद दोनों दंपत्ति का शरीर जवाब देने लगता है
नींद अपने आगोश में ले रही थी। हनुमान प्रसाद जी ने कहा, अरे भाग्यवान, अब नींद लग रही है, अब हमें सोना चाहिए, बाकी का काम सुबह कर लेंगे। कौन सा बहू सुबह जल्दी उठ जाती है, हमें ही तो चाय बनाकर रेडी करना होता है, तो सुबह बाकी का काम कर लेना। अभी के लिए तुम आराम करो, सुबह से काम कर रही हो, थकी हो, तुमने तो खाना भी ठीक से नहीं खाया। कौशल्या जी अपने कमरे में चली जाती हैं। बोझिल मन से कमरे में जाकर लेट जाते हैं। सुबह होते ही जल्दी से कौशल्या जी ने पूरे घर को समेटा और अच्छे से साफ सफाई किया, ताकि बहू के उठने से पहले सब कुछ साफ रहे, वरना बहू तो घर को सर पे उठा लेगी और न जाने क्या क्या खींच खींच कर मारने लगेगी। इस डर के मारे कौशल्या जी ने सभी काम को निपटा दिया था। हजारी प्रसाद जी अभी सो रहे थे, तो कौशल्या जी उन्हें जगाना उचित नहीं समझी और सारा काम अकेले ही कर देती हैं। अरे कौशल्या, तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? अरे सुबह से तुम अकेले काम कर रही हो। ओहो, मुझे तो जगाया होता तुमने, मैं हाथ बटा देता। कौशल्या जी ने कहा, अरे जी, आपकी भी तो तबीयत ठीक नहीं रहती, तो मैंने सोचा आप इतने आराम से सो रहे हैं तो मैं आपको क्या जगाऊं, इसीलिए मैंने सारा काम कर लिया है। आज जल्दी हमें मंदिर भी तो जाना है, चलिए जल्दी से नहा लीजिए और मंदिर के लिए चलते हैं। लेकिन कौशल्या, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, हम लोग मंदिर कैसे जाएंगे? मंदिर भी तो काफ़ी दूर है, मंदिर जाने के लिए सुशील से पैसे मांगने होंगे। नहीं, आप इसकी चिंता मत करिए, मेरे पास कुछ पैसे हैं, हम ऑटो करके चले जाएंगे। पहले आप जल्दी से नहा लीजिए। जल्दी से नहा धोकर कौशल्या जी और हनुमान प्रसाद जी मंदिर जाने के लिए रेडी होते हैं। तब तक निशा भी उठ चुकी थी। उसने देखा कि उसके सास ससुर कहीं जा रहे हैं, तो तुरंत घर का दरवाजा बंद करते हुए बोली, अरे कहाँ चल दिए दोनों मटकते हुए? अरे वाह, बुढ़ापे में सैर सपाटा सूझ रहा है। और हाँ, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? और घूमने के पैसे कहाँ से आए? इतना कहना ही था कि निशा ने जल्दी से अपने ससुर के जेब में हाथ डालकर उनके पैसे निकाल लिए। बेचारी कौशल्या जी अवाक रह गईं। अरे 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 बहू, कहते कहते ही निशा ने उन्हें एक जोरदार थप्पड़ लगा दिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे घर में चोरी की? ये पैसे कहाँ से आए? अच्छा, तुमने जरूर ही मेरे पर्स से निकाले होंगे। ठीक है, जागने दो सुशील को, अभी बताती हूँ कि तुम्हारे माँ बाप पैसे चोरी करने लगे हैं। चोर कहीं के, पैसे चोरी करके घूमने फिरने जा रहे हो। ये 100 रुपए तुम्हें कहाँ से मिले हैं? बहू के बातों का जवाब देते हुए कहा, नहीं बहू, हमने तुम्हारे पैसे नहीं चुराए हैं। जो छन्नी से रोज आटा चालती हूँ, उसमें जो चोकर होता है, मैं उसे इकट्ठा कर रही थी। उसी चोकर को मैंने दुकान पर दे दिया, जिसके मुझे 100 रुपया मिले थे। वैसे भी बहू, तुम बिना आटा चाले रोटी खाना पसंद नहीं करती, इसीलिए यह चोकर क्या होता, मैंने सोचा इसे बेच देते हैं, आखिर फेंका जाएगा। हमारे पास कोई गाय भैंस भी तो नहीं है जो इसे खा सके। उसी के पैसे मैंने जोड़े थे जो मेरे पास था। अच्छा, अब समझ में आया कि जल्दी जल्दी आटा कैसे खत्म हो रहा है। बुढ़िया, तूने चोकर बेचा है कि आटा? चोकर की आड़ में आटा बेचा जा रहा है। अब तो इनकी इतनी हिम्मत कि घर का राशन बेचकर पैसे इकट्ठा किए जा रहे हैं। इतना कहते ही निशा ने अपने सास और ससुर को उनके कमरे में धक्का देकर बाहर से दरवाजा बंद कर दिया और उन्हें खाना पीना ना देने के लिए धमकी दिया। दरअसल हनुमान प्रसाद जी का बेटा सुशील ऐसा न था, उनका जीवन भी बहुत सुखमय था, लेकिन वो कहावत है ना, किस्मत न जाने कब अपना रंग बदल दे, कोई नहीं जानता। बात उन दिनों की है जब हनुमान प्रसाद जी अपनी पत्नी कौशल्या के साथ एक छोटे से गांव में रहा करते थे। थोड़े दिन पहले ही कौशल्या जी ने एक पुत्र को जन्म दिया था, इसीलिए घर में खुशहाली का माहौल था। थोड़े दिन बाद बच्चे का नामकरण हुआ। बच्चे का बहुत ही प्यारा नाम दिया गया, सुशील। हनुमान प्रसाद जी पूरा दिन खेती बाड़ी में व्यस्त रहते थे, लेकिन शाम को घर आते ही सुशील को देखकर उनके चेहरे पर रौनक आ जाती। हनुमान प्रसाद जी और कौशल्या सुशील के साथ खेलते, उसके साथ मस्ती करते,
सुशील की हर एक बात का ध्यान रखते। सुबह सुशील के पिताजी जब खेती बाड़ी के लिए निकलते तो कौशल्या को बोलकर जाते कि वह सुशील का ध्यान रखें। कौशल्या जी पूरा दिन सुशील को संभालती रहती, साथ में खाना बनाती, घर का देखभाल भी किया करती। कौशल्या जी सुशील की सारी शरारतों को झेलती। धीरे धीरे सुशील बड़ा हुआ। हनुमान प्रसाद जी ने कौशल्या को कहा, अब हमारा बेटा बड़ा हो गया है, अगले साल हम उसे स्कूल में भेजेंगे। उसका जो भी सपना है हम दिन रात मेहनत करेंगे और अपने बेटे को पढ़ाएंगे। देखना हमारा बेटा एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा और हमारा नाम रोशन करेगा। कौशल्या जी ने हाँ में कहकर उनकी बातों का सराहना किया। अगले साल सुशील को स्कूल में भेजा गया। सुशील के शिक्षक ने समझ लिया कि सुशील को पढ़ने में बहुत रुचि है। सुशील स्कूल से घर आने के बाद बाकी बच्चों की तरह खेलने जाता, फिर घर आकर पढ़ाई में ध्यान देता। वह अपने माता पिता का भी बहुत ध्यान रखता। कभी उसके माता पिता का सिर दर्द करता तो वह प्यार से मालिश कर देता। कभी पिता के लिए दवाइयाँ लानी हो बाजार से तो भी सुशील चला जाता। हनुमान प्रसाद जी सुशील को श्रवण मानते थे क्योंकि वह श्रवण की तरह ही उनकी देखभाल सेवा किया करता था। सुशील पढ़ने में बहुत होशियार था, इसीलिए वह स्कूल की हर एक परीक्षा में अव्वल आता। स्कूल के अभ्यास के बाद अब सुशील का सपना था कि वह उच्च अभ्यास के लिए शहर में जाए। सुशील डॉक्टर बनना चाहता था। उच्च अभ्यास के लिए काफ़ी पैसों की ज़रूरत थी। हनुमान प्रसाद जी के पास इतने पैसे नहीं थे। उन्होंने एक जमींदार से कुछ कर्जा लेकर सुशील को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए भेज दिया। हनुमान प्रसाद जी ने शहर में ही कहीं पे उसके रहने का बंदोबस्त कर दिया ताकि उसको तकलीफ ना हो और आराम से पढ़ सके। शहर में जाते ही सुशील की दोस्ती कुछ ऐसे दोस्तों से हुई जिन्होंने सुशील को पूरी तरह बिगाड़ दिया, जिसमें उसकी पत्नी निशा भी शामिल थी। निशा की दोस्ती सुशील से हो गई थी। निशा भी एक नंबर की बिगड़ैल लड़की थी, एक रईस घर की बिगड़ी हुई लड़की थी। जिस सुशील को कोई बुरी आदत नहीं थी, वह अब ड्रग्स और शराब का नशा करने लगा। सिगरेट पीना, शराब पीना, ड्रग्स लेना अब सुशील के लिए ये आदत बन गई। अब वह इतना बिगड़ चुका था कि वह अपने सब संस्कार भूल गया। एक दिन वह काफ़ी दिनों के बाद, महीनों के बाद अपने घर आया। हनुमान प्रसाद जी और कौशल्या जी उसको देखकर बहुत खुश हुए और दोनों ने उसको गले लगा लिया। सुशील के पास पहुंचकर कौशल्या जी ने महसूस किया कि सुशील शराब पी के आया है। कौशल्या जी ने सुशील को एक थप्पड़ मारी। सुशील जमीन पर गिर पड़ा। कौशल्या जी ने कहा, क्या यही सब देखने के लिए हमने तुझे शहर भेजा था? देखो, जो बच्चा एक मीठी सुपारी तक नहीं खाता था आज शराब पी के आया है। पता नहीं क्या क्या नशा करता होगा। हनुमान प्रसाद जी ने भी सुशील को 2-4 थप्पड़ लगाए। सुशील फिर से गिर पड़ा। फिर वो खड़ा हुआ और कहा, हाँ, मैंने शराब पिया है तो क्या हुआ? सारे नशे करता हूँ मैं, सब करता हूँ। तम्बाकू, सिगरेट, ड्रग्स, शराब आदि। क्या गलत किया मैंने? और मैं आपको एक बात बता दूं, मैं अब कोई पढ़ाई नहीं करूँगा, मेरा मन नहीं लगता। आपके पास जो जमीन है ना, वो मेरे लिए तो बचा के रखी है, बस अब आराम से जिंदगी जिएंगे। यह कहकर उसने वकील को बुलाया। हनुमान प्रसाद जी के जबरदस्ती हस्ताक्षर लिए और सारी जमीन अपने नाम कर ली। हनुमान प्रसाद जी ने उसको रोकने की कोशिश की थी, लेकिन सुशील ने अपने पिता को कहा कि बुढ़े, पूरी जिंदगी तो ऐश किया, अब थोड़ा हमें भी ऐसो आराम करने दो। अभी वैसे भी आप सब बूढ़े हो चुके हो, ईश्वर का बुलावा कभी भी आ सकता है। क्या ये जमीन आप ऊपर लेके जाएंगे? मेरी मानो तो 2 रोटी खाओ और प्रभु के भजन करो। आपकी जमीन और माँ के गहने बेचकर मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। सुशील ने निशा से मंदिर में शादी कर ली और उसे अपने घर लाया। निशा तो वैसे भी पहले से बिगड़ी हुई थी। निशा के ही संगत में पड़कर तो सुशील बिगड़ गया था और बची कुची कसर उसके दोस्तों ने पूरी कर दी थी। दोनों पति पत्नी घर में आए दिन ऐसे ही दारू पार्टी किया करते थे। अब तो कौशल्या जी और हनुमान प्रसाद जी
तंग आ चुके थे। दोनों बूढ़े माता पिता को उनके ही बच्चों ने उन्हें नौकर बनाकर रख दिया था। उनकी इस घर में एक नौकर से भी बदतर हालत हो गई थी। कमरे में बंद हनुमान प्रसाद जी कुंडी खटखटाने लगते हैं। काफी देर खटखटाने के बाद उनके बेटे ने दरवाजा खोला और दरवाजा खोलते ही अनाप शनाप गालियां बकने लगा। हनुमान प्रसाद जी ने गुस्से में उसको लकड़ी से मारने की कोशिश की, लेकिन सुशील ने उल्टे ही लकड़ी पकड़कर दोनों को लकड़ी से मारकर धक्के मारे और घर से बाहर निकाल दिया। फिर उसने सारी जमीन गहने सब बेच दिया। सुशील की पत्नी भी उसकी तरह क्रूर और अत्याचारी। हनुमान प्रसाद जी ने कुछ दिनों बाद एक बार फिर अपने घर जाने का निर्णय लिया, लेकिन सुशील और उसकी पत्नी निशा ने उनको धक्के मारकर घर से फिर से बाहर निकाल दिया और कहा, अगली बार इस घर में आने की हिम्मत भी मत करना। यह घर मेरा और सुशील का है, तुम्हारा नहीं, समझे? निकल जाओ मेरे घर से। हनुमान प्रसाद जी ने ऊपर आसमान में देखा और कहा, वाह रे ईश्वर, क्या यही दिन दिखाने के लिए मुझे जिंदा रखा था? बुला ले मुझे अपने पास। नहीं जीना ऐसी जिंदगी मुझे। ऐसे क्रूर और पापी बेटे का बाप कहलाने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। बेटा, आज से तू मेरा पुत्र नहीं और आज से मैं तेरा बाप नहीं। समझ लेना कि तेरा बाप तेरे लिए मर गया है। यह कहते हुए हनुमान प्रसाद जी तेजी से तालाब की तरफ बढ़ने लगे, खुदकुशी करने के लिए। तो बस तालाब से कुछ ही दूरी पर कि तुरंत कौशल्या ने उनको रोक लिया और संभाला। आप हिम्मत मत हारो, ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहा है। हमारी परवरिश में कोई खोट जरूर थी। अगर हमारा बेटा ही क्रूर और पापी निकला तो इसकी सजा हम स्वयं को क्यों दें? कौशल्या जी ने हनुमान प्रसाद को संभालते हुए कहा। दोनों ईश्वर से प्रार्थना करने लगे कि वह कोई मार्ग बताएं, क्योंकि वो दोनों इस उम्र में जाए तो कहाँ जाएं। मंदिर में ईश्वर के पास बैठकर बिना कुछ खाए दोनों ने एक दिन बिताया। फिर दोनों ने अपने गांव को छोड़ दिया और ईश्वर से प्रार्थना करते करते एक लंबे सफर पर निकल पड़े, जिसकी कोई मंजिल न थी। बस अब तो ईश्वर का ही सहारा था। जहां ईश्वर ले जाए वहां वो जाएंगे। यहाँ सुशील और निशा हनुमान प्रसाद जी के घर में मजे से रहने लगे। सुशील को काम धंधा नहीं था। पूरा दिन घर पे अपने दोस्तों को बुलाकर ड्रग्स और शराब का नशा करता, दोस्तों के साथ इधर उधर की बातें करता, गप्पे लड़ाता। उसकी पत्नी भी उसमें उसका साथ देती। इधर हनुमान प्रसाद जी और कौशल्या जी शहर के एक बड़े से मंदिर में आकर ठहर जाते हैं और कुछ दिन उसी मंदिर में बिताते हैं। उसी मंदिर में ही रोज भीख मांगने वाली एक बुढ़िया पर उनकी नजर जाती है। उन्होंने देखा कि वह बुजुर्ग महिला जो कि मंदिर में ही बैठकर भीख मांगती है, भीख मांगकर अपना गुजारा करती है और रोज आने जाने वाले लोगों को एक फोटो दिखाकर उन्हें पहचानने के लिए कहती है। 3-4 दिन से यह देखते देखते हनुमान प्रसाद जी उस महिला के पास जाते हैं और कहते हैं, बहन जी, क्या मैं यह फोटो देख सकता हूँ? किसकी फोटो लोगों को दिखाकर पूछती हैं, यह कौन है, मैं भी देखूं, शायद मैंने इन्हें कभी देखा हो। हनुमान प्रसाद जी की बातों को सुनकर उस महिला ने उन्हें एक फोटो देते हुए कहा, भाई साहब, यह मेरी बेटी है। काफी दिनों पहले घर छोड़कर चली गई थी और मेरा बेटा मुझे मार पीट कर मेरे सभी जमीन और जायदाद को अपने नाम करवा लेता है और मुझे भीख मांगने के लिए रोड पर छोड़ देता है। मेरे बेटे ने मेरे साथ बहुत गलत किया। अब मैं अपनी बेटी को खोज रही हूँ। अगर आपने इसे कहीं देखा है तो इसका पता मुझे बताइए। मुझे अपने बेटी के पास जाना है। मैं कब से इसे ढूंढ रही हूँ। हनुमान प्रसाद जी ने जब उस फोटो को देखा तो वे चौंक से गए। यह फोटो तो उनकी बहू निशा की फोटो थी। उन्होंने कहा, हाँ, मैं इस लड़की को जानता हूँ। अगर आपको अपनी बेटी से मिलना है तो आपको हमारे साथ चलना होगा। यह सुनते ही उस महिला की आंखें चमक गई। वह तुरंत अपनी बेटी के पास जाने के लिए तैयार हो गई। अब क्या था, हनुमान प्रसाद जी और कौशल्या जी उस बूढ़ी महिला को लेकर अपने गांव की तरफ चल पड़ते हैं।
पूरे दिन का सफर करने के बाद हनुमान प्रसाद जी उस बूढ़ी महिला को लेकर अपने घर जाते हैं। दरवाजा खटखटाते हैं तो सामने से उसकी बहू निशा ने दरवाजा खोला और जब उसने अपने सामने अपनी माँ को फटेहाल हालत में देखा, एक भिखारियों जैसा हालत देखा, तो वह चौंक गई। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि उसकी माँ उसके सामने खड़ी है। बाल बिखरे हुए, कपड़े फटे हैं, जगह जगह शरीर पर चोट के निशान हैं, आंखें अंदर की तरफ धंस गई हैं, पैर में एक चप्पल तक नहीं है, पूरा पैर छिल गया है और पैर में फफोले पड़ गए हैं, पूरा शरीर मिट्टी से गंदा है। यह देखकर वह रोने लगती है और अपने माँ से पूछने लगती है, माँ तुम्हारे साथ यह किसने किया, क्यों किया, तुम यहाँ कैसे? उस बूढ़ी महिला ने अपनी बेटी निशा को सब कुछ बताया। अपनी माँ की बातों को सुनकर निशा को बहुत गुस्सा आया। वह तुरंत अपने घर जाने के लिए तैयार होने लगती है। उसने कहा, मैं अभी वकील से बात कर कर अपने भाई का दिमाग ठिकाने लगाती हूँ। उसकी इतनी हिम्मत कि उसने मेरे माँ के साथ ऐसा किया। निशा के इतने कहने भर ही कौशल्या जी ने निशा को एक जोरदार थप्पड़ मारा। तुम्हारी माँ है और दूसरे की माँ नहीं है। तुम अपनी माँ के प्रति इतना माया दिखा रही हो और आज तुमने मेरे बेटे को इतना बिगाड़ दिया कि वह मेरा बेटा ना होकर तेरा पति बनकर रह गया है। और आज जब तेरी माँ के साथ इतना कुछ हुआ है तो तेरा कलेजा फट रहा है। जरा सोच, जो तुमने मेरे साथ किया है वही तेरे भाई ने तेरे माँ के साथ किया है, तो तुझे कितना बुरा लग रहा है। बहू, इतना ही दर्द हमें हुआ था जब तुमने हमें घर से निकलवाया था, जब मेरे बेटे ने हमारा तिरस्कार किया था, जब तुम मुझे दिन रात काम करवाया करती थी। आज क्या हुआ? आज कलेजा फटने लगा। अपनी माँ को देखकर तुम्हारा कलेजा मुंह को आ गया। बहू, माँ होती है, चाहे वो किसी की हो। तुम ये मत समझना कि हम तुम्हारे घर रहने के लिए आए हैं। हम तुम्हें आईना दिखाना चाहते हैं। तुम लोगों के साथ रहने से अच्छा है कि हम लोग बाहर भीख मांग कर खा लें। इस नरक से बेहतर तो बाहर का नरक है जो हम भीख मांग कर खाएंगे। तुम लोगों की गालियां खाने से तो अच्छा है कि हम लोग भीख मांग कर खा लें। इतना कहते ही कौशल्या जी अपने पति को सहारा देकर घर से जाने लगती हैं। यह देखकर निशा की आंखें खुल जाती हैं। वो तुरंत अपनी सास के पांव पकड़ लेती है और कहती है, माँ जी, आज आपने मेरी माँ को मुझसे मिलवाया। आपने मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया। मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैंने आपके बेटे को गलत संगति में ले गई। आज तक मैंने अपने माँ बाप को कोई सुख नहीं दिया, लेकिन आज के बाद मैं आपको नहीं दुख दूंगी, न ही अपनी माँ को। मैं आप तीनों लोगों का सेवा करूंगी। और हाँ, बात रही सुशील की, तो उसे भी मैं सही रास्ते पर ला दूंगी। आज अपनी माँ का यह हालत देखकर मेरी आंखें खुल गईं। मुझे माफ कर दीजिए। बहू निशा को यूं माफी मांगते हुए देखकर हनुमान प्रसाद जी को दया आ जाती है। उन्होंने उसे माफ कर दिया और आगे से ऐसी गलती कभी ना करने की हिदायत दी। और फिर क्या था, हनुमान प्रसाद जी अपने उस घर में रहने लगते हैं। दोनों पति पत्नी ने अपने बहू के अकल को ठिकाने लगा दिया, साथ ही अपने बेटे को भी सुधार दिया और एक बेसहारा माँ को उसके बेटी से मिलवा दिया। प्रिय दर्शकों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो आप हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। आपका जीवन सुखमय हो, इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।